मैंने अपना वक्त खुद तय कर लिया। और मैं अभी के वक्त में बोलूंगा, बहादुर शाह जफर तक नहीं था, क्योंकि आज के हालात पे हम बात करने को बैठे हैं। बहादुर शाह जफर तक गए तो बहुत सारे बादशाह आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। बादशाहों की दुनिया से, राजाओं की दुनिया से हमें वैसे भी बहुत मोहब्बत नहीं रही है। बहरहाल उसी बहादुर शाह जफर के नाम एक है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े गया। बहरहाल शुक्रिया शाहिद भाई फॉर डूइंग दिस। सबको बुलाने के लिए मीडिया के हमारे साथी, आपके बगैर तो कोई अफसाना पूरा ही नहीं होता। तमाम हमारे दोस्त, यकीनन जो लोग आप सामने में हैं, डायस से ऐसा नहीं है कि कोई चीज कम जानते हैं, लेकिन संवाद का एक जरिया है, तो इसके लिए शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, इकरा, राकेश जी, इफ्तिकार साहब, सबीन साहब, मैंने जब ये टॉपिक देखा तो सोचा शाहिद भाई से शिकायत करूंगा। आप कह रहे हो फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन टुडेज इंडिया। मैं कहता हूं कैन वी इमेजिन इंडिया विदाउट इन मुस्लिम्स। हिंदुस्तान की तामीर, उसकी कल्पना नहीं हो सकती है मुसलमानों के बगैर। हम बहुत डिफर करते हो हम राकेश जी, लेकिन इस बात को हम सब मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के बगैर आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो वो हिंदू पाकिस्तान होगा, और जिसके लिए नेहरू, गांधी, पटेल, बाबा साहब सबने अपने अपने तरीके से हमें बताया कि वो नहीं करना। एक वाकये से शुरुआत करता हूं। मेरे गांव में, बिहार से आता हूं, एक छोटा सा गांव है, अब और भी छोटा हो गया है। पहले पिछड़ा था, अब और भी पिछड़ा हो गया है। कोसी कमिश्नरी में, सहरसा जिले में है वो गांव। तो मैं 77-78 की बात होगी, तकरीबन 10 बरस का होऊंगा। तो एक खंडहर नुमा चीज हमने देखी। तो मैंने किसी से पूछा, शहर से गांव जा रहा था, कि ये क्या है। तो बताया गया कि नेहरू के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये मिलन मंदिर बना था, और वो नाम मेरे अंदर असर कर गया। उस मंदिर में सब, उसमें कोई बाहर नहीं था, सब अंदर। इस देश को वैसे मंदिर चाहिए, वैसे स्पेसेस चाहिए, और वो मुसलमानों के बगैर नहीं होगा, उसी तरह सिखों के बगैर नहीं होगा, क्रिश्चियंस के बगैर नहीं होगा। मैं अक्सर जब दुनिया के अलग अलग देशों में जाता हूं तो मैं एक चीज तो जरूर मानता हूं, हम अद्भुत देश हैं भाई। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसी जुबान नहीं है जो इस देश में ना बोली जाती हो। बल्कि कमाल है, नदियां, हवा, अभी केरल चले जाओ, ये जो हम लोग गरम गरम बैठ के पढ़े हुए हैं, पता चला कि आपको हवाई जहाज में ही सारे कपड़े खोल देने पड़ेंगे। केरला में ये विविधतम ब्लास्ट हुए। ये पूरा जो डेमोनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट था, जिसको हिंदी में दानवीकरण कहते हैं, हालांकि अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन दानवीकरण, डेमोनाइजेशन। अब उस प्रोजेक्ट को आप देखिए, उसने क्या किया। यहाँ मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल कम ही दिख रहे हैं, नहीं है, हाँ सब हमारे टाइप की हैं। वो एक शेर है, बहुत प्यारा सा, नैरा नूर जी ने गाया उसको, कोई हम सफर भी मिला, कोई मुझे हम सफर भी मिला, कोई तो शिकस्ता हाल मेरी तरह। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उन्होंने उस डेमोनाइजेशन प्रोजेक्ट को
कैसे किया है। और मैं कई दफा कह चुका हूं, सदन में हाल के अपने एक छोटी सी तकरीर में मैंने बात कही थी कि ये जो नफरत का सामान चल रहा है ना, फर्क करो कि एक दिन अचानक जो भी मुसलमानों की आबादी है वो गायब हो गई इस देश से। लेकिन अगर आपके अंदर नफरत का वो कारोबारी बैठा हुआ है, आप नया मुसलमान ढूंढ लोगे, उस मुसलमान को भी गायब कर दो, आप अपने परिवार में मुसलमान ढूंढने लगोगे, क्योंकि आपको नफरत चाहिए। वो आपकी दवा बन गई, वो आपकी दवा बन गई, उसको खत्म करना होगा। तभी जाकर के जब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ मुस्लिम इंडियंस, इंडियन मुस्लिम्स, तो कुछ सही बात होगी, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो या इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन को रोकने की बात हो। और आखिरी चीज जो मैं कहूंगा, तकसीम हुई थी, तकसीम हुई, एक सरहद बनी, लेकिन आज वो सरहद घरों में, मोहल्ले में, गांव में, और एक बात जो मैंने कही सदन में अब फिर कह रहा हूं, जब मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह हो जाए कि मैं मुसलमान हूं। बहुत साल पहले कांग्रेस के दौर में ही राही मसूद रजा ने लिखा था, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, बहुत प्यारी कविता है। और हाल में एक यंग पोएट ने लिखा, मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं मैं मारा जाऊंगा। ये कविताएं यथार्थ बताती है, हकीकत बयान करती है, चुभेगी, चुभनी चाहिए भी। संवाद होने के लिए जहन साफ होना चाहिए, बंद दिमाग से संवाद नहीं होता, खुले मन से ही खुली बातचीत होती है। और खुले मन से जब खुली बातचीत होगी, और यकीनन एक कहो, कितनों भी लोग जो सुबह शाम बिना वीजा के लोगों को बाहर भेजते रहते, कोई कहीं नहीं जा रहा, रहेंगे यही, इसी को दुरुस्त करेंगे, मुकम्मल करेंगे। हम पहले मुल्क नहीं है जिसने ये दौर देखा है, इस दौर से भी निकलेंगे। वो सुबह बढ़िया से आएगी, फिर नहीं आएगी। शुक्रिया साथियों, अगर इस पूरी बातचीत में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफी। पूरी कोशिश होती है, हम और राकेश भाई एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, और आज से नहीं, लगातार हम दोनों दो विपरीत ध्रुव पे हैं। ना ये बदलेंगे ना हम बदलेंगे, लेकिन मुल्क के हालात जरूर बदलेंगे। बिल्कुल फॉर्मल नहीं होगा। शाहिद सर ने बता ही दिया है, मैं शाहिद साहब का स्टूडेंट हूँ। हम एक बोलने वाले समाज से आते हैं, और अगर यहाँ मैं किसी को भी बोलने के लिए कहूँ कि इस सवाल का जवाब दें तो वो 2 घंटे बोल सकता है। हम सभी बोलने वाले समाज से आते हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते और जो नहीं करते, वो जो हम बोलते हैं उसे सवाल बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। हमको सवाल बनाना नहीं आता। और अपने बहुत छोटे दौर में जब मैं शाहिद साहब के साथ काम करता था, तो मैंने एक चीज सीखी, वो थी कि आखिर जितना हम बोलते हैं उसे सवाल में कैसे बदला जाए। तो शायद यही वजह है कि ये सेमिनार हमने यहाँ पर मुनाफिद किया है। हमें सवाल बनाने हैं, और जब सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों का होता है तो ये माना जाता है कि हम दरअसल जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते। तो अंग्रेजी में एक बात है जिसे कहा जाता है व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। ये बहुत आसान है व्हाट ऑट टू बी, और हिंदुस्तानियों के लिए तो और भी ज्यादा आसान है। तो बेहतर ये होगा कि हम इस पर बात ना करें व्हाट ऑट टू बी। अगर हम सिस्टमैटिकली और बहुत सोच समझ कर ये सोचें और देखें कि क्या है, तो शायद मुमकिन है कि हम सर जोड़कर बैठ सकें और सोचें कि जिस 20 करोड़ आबादी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो एक है? क्या उसमें क्लास, कास्ट, जेंडर के इश्यूज नहीं है? क्या वो एक ही रीजन में रहती है? हम जब इतनी बड़ी तादाद के बारे में बात करें तो उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधताओं को देखना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में ये विविधता का सवाल आना बहुत ज्यादा लाजमी है, जरूरी है। इसके बरक्स हम बात नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि जो जिस तरह से इस सवाल का जवाब हमें दिया जा रहा है,
उसमें एक जवाब है जो बहुत ज्यादा ऑफिशियल है, यानी सब चंगा सी, बिल्कुल सब ठीक है। और दूसरा जवाब रोने पीटने का है कि जब भी मुसलमान की बात होती है तो हम रोना दहाड़ना शुरू कर देते हैं। ये नहीं है, बोलना है जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसके बीच में है। और मुझे उम्मीद है कि इस रियलिटी तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे इस संविधान को। सर 120 सेकंड मोटे तौर पर तो यही है। एक और चीज मैं सिर्फ ये दो पर्सपेक्टिव हैं जिससे देखा जाता है, और तीसरा पर्सपेक्टिव जो कि ज्यादा इन विविधताओं को स्टेट वाइज हम कैसे देखते हैं, मुसलमानों को, उनको उनके कास्ट या उनके इकोनॉमिक पिछड़ेपन के तौर पर हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में हमारी समझ बहुत खराब है, बहुत लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि उस पर कुछ और बात होनी चाहिए। एक छोटा सा काम अभी हम लोगों ने किया है, मेरा ताल्लुक CSDS से है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। हम लोग सर्वे करते हैं। मैं और एक बात बता दूं कि सर्वे जो है वो फाइनल ट्रूथ नहीं होता है। सर्वे एक चीज को जानने की कोशिश होती है। और पिछले तकरीबन 10 साल के सर्वेस की अगर हम बात करें तो एक सवाल हम हिंदुस्तान में, और हमारा जो सैंपल साइज होता है वो तकरीबन 30,000 के आसपास होता है, और एक सवाल हम अक्सर पूछते हैं, और वो ये सवाल होता है कि ये हिंदुस्तान किसका है। ये थोड़ा सा प्रोवोकेटिव सवाल है, थोड़ा उत्तेजना भरा वाला सवाल है, क्योंकि जिस तरह का मीडिया विमर्श हमको दिखाया जाता है, मीडिया के दोस्त माफ करेंगे, उससे ये लगता है कि अब दरअसल सब चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में होने वाले हर एक सर्वेक्षण में हमने ये पाया कि 90 से 95% भारत की आबादी, जो हमने सर्वेक्षण में जिन लोगों के साथ किया है, वो ये मानती है कि भारत सबका है, भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। एक बात। और दूसरी बात ये, और अगर आप कहें कि भाई ये तो CSDS का सर्वेक्षण है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और भी जाकर देख सकते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के साथ में भी हमने एक सर्वेक्षण किया था, एक सर्वे किया था, उसमें भी हमने सवाल पूछा, और तकरीबन मोर और लेस यही किस्म का आंकड़ा आता है कि 90% भारतीयों का ये 10% जवाब नहीं देते हैं, 90% भारतीयों का ये मानना है कि भारत सबका है, और एक अच्छा हिंदू और एक अच्छा मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के मजहबों की इज्जत करें। ये सर्वेक्षण, जैसे मैंने कहा कि जो सर्वेक्षण के नतीजे होते हैं वो फाइनल ट्रूथ नहीं होता है, उसके ऊपर और जानने की जरूरत होती है। तो कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि जो मीडिया में चलने वाली बातचीत है और जो वास्तविकता है उसमें कहीं कुछ फर्क है। अब ये फर्क, जैसे मैंने कहा, सर्वे सिर्फ इशारा करता है। अब इस फर्क को और आगे जानने के लिए हमें इस तरह के सेमिनार्स की जरूरत है और रिसर्च की जरूरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम एक टॉकेटिव या बोलने वाले समाज से आते हैं, हमें शायद थोड़ा रुकना चाहिए और बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या कह रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम एक 20 करोड़ आबादी की भविष्य की बात कर रहे हैं, तो शायद और अच्छी तरह से उसको समझ पाए। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि टॉकेटिव सोसाइटी से आने की वजह से महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी ने हमेशा ये कहा, चुप रहो। तो मैं अपनी बात नहीं पता।